के मार्क्स लेके आते हो या कैसे करते हो? नेक्स्ट मेजर टेस्ट का सिलेबस पता है ना सबको? यस। वेरी गुड। चलिए, मैं दोबारा रिपोर्ट कार्ड ही खोल के बैठी थी, कौन क्या करके आया है। तो देखो, पहले ना मैं पहले उन क्वेश्चंस की बात करूंगी जो हमने क्लास में करे थे, जिससे तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि कितने मार्क्स तो इस एग्जाम में आने ही चाहिए। ठीक है, करें एक बार ऐसे, एक बार मैं क्लास भी ज्वाइन कर लेती हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा तुम दिखते रहो। तो इस बैच में नए बच्चे ऐड हुए हैं, पीर बख्श, धनंजय और अब्दुल्ला। ठीक है, तुम्हारे बैच में। तो ये अब से आपके साथ ही बिकॉज दे आर डूइंग गुड इन द अदर बैच। क्वेश्चन नंबर, देखो फर्स्ट को मैं टैग नहीं करूंगी, फर्स्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एक भी नहीं कराया, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कुछ कुछ कराया है। कंपोनेंट्स बैलेंस करना सिखाया है ना, बैलेंस, इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ, हम सब देते जाना, अगर ना सिखाया हो तो भी दे देना। इस तरीके का सिखाया है कि अगर हमें फोर्स को वेलोसिटी में करना हो, यानी एक्सीलरेशन को वेलोसिटी की टर्म में लिखना पड़ेगा, और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के लिए मेरे पास एक ही टर्म है, या तो डीवी बाई डी लगाओ या वी डीवी बाई डी एक्स लगाओ। यहाँ पर देखो किस 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 किसके बीच में पूछा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो इसका मतलब है फोर्स को एक्सीलरेशन के टर्म्स में किस में लिखना पड़ेगा बेटा, डीवी बाई डी टी। अभी डिटेल में भी करेंगे, बट मैं बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है इस तरीके का। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही कराया था शायद, सेम सेम। क्वेश्चन नंबर 5 कराया है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कराया है, 7th भी कराया है, ठीक है, 8th भी कराया है, 9th नहीं कराया, 10th भी कराया है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं आएगा तो इसको भी नहीं, अभी इसको नहीं काउंट करती हूँ मैं। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए नहीं काउंट। 11th जैसा क्वेश्चन हूबहू कराया था, 11th जैसा कॉन्स्टेंट मोशन का। जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उनका तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। कंस्ट्रेंट मोशन का सीधा सीधा सवाल कराया था, ये वाला बॉल वाला सवाल कराया था सीधा सीधा। ठीक है, फ्रिक्शन का ये वाला इस तरीके के सवाल कराए थे। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन, ये क्वेश्चन नंबर 19 कंस्ट्रेंट मोशन का ये सवाल कराया था। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टू बॉडी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से कराई थी। और ये वाला क्वेश्चन देखो पीवाईक्यू में कराया था, जिसमें पुशिंग फोर्स, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पुशिंग फोर्स और कौन सा फोर्स होता है, प्रिवेंट फ्रॉम द स्लाइडिंग फोर्स। ये क्लास का क्वेश्चन है जिसमें मैंने पीवाईक्यू समझा के करवाया था। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे जो मैंने तुम्हें कराए थे। तो मैं टोटल काउंट करती हूँ, 22, 20 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। भाई 14 क्वेश्चन तो भाई ऐसे हैं जो तुम्हें सबको करके आने चाहिए थे। ठीक है, 10 से 14 क्वेश्चन, मतलब जिन बच्चों ने क्लास ली थी बेटा वो तो कर लेंगे, बाकियों ने जिन्होंने नहीं ली है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हिमाचल के बच्चों, अब तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 12 जुलाई से, तो वहां पर कवर कर लेंगे, डरना मत कि हमारा नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हाँ ठीक है राहुल, 11 भी ठीक है, बट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। Force acting on a body varies with time as shown below. If initial momentum of the body is p, then the time taken by the body to retain its momentum p. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है कि एक बॉडी का जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। इनिशियल मोमेंटम बॉडी का अगर p है तो वो कह रहा है कि कितने समय बाद दोबारा बॉडी कितने मोमेंटम पे आ जाएगी, अपने सेम उस मोमेंटम को गेन कर लेगी। ठीक है, सेम मोमेंटम पूछा है। तो देखो भाई, अगर सेम मोमेंटम पूछा है तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। तो dt किसके बराबर, यहां से एफ डी टी किसके बराबर हो जाएगा, देखो चेंज इन मोमेंटम के। सही है, तो यानी तुम्हें एफ टी ग्राफ क्या देगा यहाँ से, मोमेंटम का
चेंज, यानी मैं फोर्स इनटू टाइम का जो एरिया अंडर कर्व लूंगी वो मुझे मोमेंटम देगा। तो एक बात बताओ, मुझे पुराने मोमेंटम पे वापस जाना है, तो ऊपर वाला कर्व और जो डाउनवर्ड वाला कर्व होगा वो सिमिलर होना चाहिए। वापस उसी पोजीशन उसी मोमेंटम पे आने के लिए होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट कर्व का एरिया और सेकंड कर्व का एरिया क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट कर्व का एरिया लिखेंगे, देखो क्या लिखोगे आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस कितना है बेटा, 0 से लेके 4 सेकंड, तो 4 किया, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि तुम्हारे फोर्स की हाइट है 1 कर दी। सेकंड कर्व का देखो, सेकंड कर्व का मान लेते हैं जब तुम्हारा ये मोमेंटम वापस इनिशियल पे होने वाला है उस समय का कुछ टाइम है अपना t, ठीक है। और यहाँ पर जो उस समय पर फोर्स रहने वाली है वो मान लेते हैं कुछ f डैश मान लो या f0 मान लो, f0, ठीक है। अब इस सेकंड कर्व का एरिया लिखो, आप लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि तुम्हारी f0 है। देखो ये f0 तुम्हारी यहाँ पर हाइट हो गई। अब बेस चाहिए बेटा, बेस कितना होगा, बेस में देखो अब तुम्हें ये इस इतना इतना बेस चाहिए 4 से t के बीच का, तो आप कैसे लिखोगे, t तो टोटल टाइम होगा। हाँ देखो t तो बेटा टोटल टाइम होगा, जैसे ये ओरिजिन 2 सेकंड 4 सेकंड 8 सेकंड, मान लो सपोज करो यही t है, तो t को आप और 4 के बीच में कैसे लिखोगे, t-4 करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगी t-4, सही है। f0, अब देखो f0 नहीं पता कितना है, तो f0 निकालना पड़ेगा। तो f0 कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाला एरिया देखो, f0 चाहिए। अब हमें f0 मालूम नहीं, लेकिन यहां से कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, देखो यहां से कुछ कर सकते हैं क्या, ये अपना 1 है, ये देखो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी क्योंकि 4 सेकंड दिया हुआ है, ये अपना ओरिजिन है। क्या ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं बेटा, क्या ये एंगल थीटा निकाला जा सकता है, tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, हाँ 1, बेस कितना है भाई 2, तो tan थीटा आया 1/2, तो यहाँ से tan थीटा 1/2 हुआ। अब देखो तुम्हारा फिर से नेक्स्ट सेकंड कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर डाउनवर्ड में देखो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे थीटा थीटा, राइट। तो अब इस वाले जो सेकंड तुम्हारा ट्राइंगल है बेटा, इसका थीटा निकालो। देखो क्योंकि मेरे पास f0 नहीं है, मुझे नहीं पता उस ड्यूरेशन पे फोर्स कितना होगा, तो हम लोग वो फोर्स चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। हमें अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बस इतना मालूम है कि ये बराबर होने चाहिए। थीटा निकालो, देखो ये कितना हो जाएगा, t0 t-4/2 हो जाएगा भाई, आधा डिस्टेंस, और ये अपना कितना माना है f0। तो आप लिख सकते हो इस वाले ग्राफ से जो tan थीटा है वो आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आया भाई, इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यानी f0 अपॉन t-4/2 यही होगा भाई। और tan थीटा वहां से कितना आया था 1/2 इक्वल टू f0 अपॉन t-4। तो यहां से बेटा f0 निकालो, इस f0 की वैल्यू यहां पर पुट करो, कर लोगे, देखो यहाँ से f0 की वैल्यू आ जाएगी, f0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो थीटा निकाल के, यहाँ पे लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल, कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि तुम्हें ये वाला जो एरिया है वो फर्स्ट वाले एरिया के बराबर करना है। उसके बाद फोर्स नहीं है तो फोर्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ती। तो f0 आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2/t-4, राइट, 2/t-4 यही आएगा, f0 यहाँ जाएगा 2 चला जाएगा, नहीं t-4/2 होगा शायद, उल्टा हो गया है ना, t0 t-4 आएगा ना, t-4, यस मैम, 4 आएगा फोन में। मैम हाँ सिर्फ t-4 आएगा मैम, by 2 यस नहीं आएगा। मैम,
2 यहाँ चला जाएगा, F0 इधर आया, 2 यहाँ चला गया ना, 1/2 मैम को वो 2 से 2 कट जाएगा ना। मैम ये वाला ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे इधर 4 आ जाएगा। F0 की वैल्यू कितनी आएगी, t-4/2 ही तो बचेगी। t-4/4 T-4/4। ठीक है, 1 इंटू t-4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे t-4 इस तरीके से हो गया। t-4 अपॉन में 4 आएगा ना। कहाँ पे t-4 अपॉन 2 के जगह पे मैम t-4 F0 अपॉन की 4 वैल्यू। आएगा ना। मैम t-4 अपॉन 4 आएगा। यहाँ पे t-4/4 इधर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सॉल्व करो फिर पूरा, कितना आंसर, t की वैल्यू कितनी आती है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा निकालेंगे, तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर इज F0। मैम 8। 8 सेकंड आ रही है क्या। यस मैम। यस मैम t is equal to 0, t is equal to मैम 8 8 आ रही है। मैम 8 आ रही है। आइडेंटिकल हो गया ये तो, 4, फिर इतना ही समय उसने 8 सेकंड 4 सेकंड ले लिया घटने के लिए। हाँ यस मैम 8 सेकंड आएगा। 8 आ रही है ना, ठीक है 8 सेकंड। मैम इसका आंसर बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया हुआ है। यस मैम। यस मैम। मैम 8 तो t0-4 का स्क्वायर आ रहा है 8 के बराबर। t0 की मैम वैल्यू जहाँ तो 4 पे मैम + 2 tan √2 ये थीटा आ लिया रहा है मैम होगा वहाँ t पे -4 का, हाँ जहाँ tan थीटा लिया है, देखो t-4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बनेगा ना। यस मैम। हाँ, तो इसको करो t-4 का होल स्क्वायर, 8 को क्या लिख 16 सकते हो, आएगा। 2√2 मैम की tan पावर। थीटा में मैम अपॉन में 2 नहीं। मैम ये 16 आएगा 8 की जगह। 16 ये, यस मैम। ठीक है, अगर ये 16 बनेगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा फिर। हाँ, फिर 4 का स्क्वायर कर लो, ये लो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, t की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, तो 8 सेकंड आ रहा है ये तो, है ना। 8 सेकंड आएगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ रहा है, 8 सेकंड आ रहा है। अगर b चाहिए होगा तो फिर b के लिए क्या होगा, वो 8 आना चाहिए जैसे किसी ने बोला था, फिर उसके लिए तो ये टाइम पूरा t-4 जाएगा ना, 1 सेकंड। मैम 1 मैम सेकंड जहाँ पे मैम tan थीटा लिया है मैम वहाँ पे मिस्टेक है। इस तरीके से बनेगा ना, ये हमने t, ये वाली t है, ये अपना 4 है, और ये हमने टाइम t माना है, ठीक है ना। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो अपना ये एंगल भी थीटा होगा इसके हिसाब से। ठीक है, अगर ये थीटा है तो अपना परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस ये बनेगा ना, तो t-4 होगा या t-4/2 होगा, t-4/2 होना चाहिए ना। मैम t-4 हो। यस मैम t-4/2 है। t-4/2 होना चाहिए ना, t-4 क्यों होगा। यस मैम। अगर आपको ये वाला एंगल थीटा चाहिए, या ये कंप्लीट एंगल तो हो ही नहीं सकता ना, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये आधा टाइम आएगा ना t-4/2, 8 सेकंड ही होना चाहिए फिर तो, राइट, आंसर 8 होना चाहिए। नो मैम, मैम ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। 1 सेकेंड, इसमें क्या बोला है कि वापस से वो कितने पे चला जाएगा, टाइम मोमेंटम 0 बन जाएगा, तो या फिर ये ऐसे होगा ट्राइंगल ही। 1 सेकेंड,
है ना, इस तरीके, ये पूरा ऐसे होगा यस मैम। और ये अपना टाइम t होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा आके 0 हो जाएगा ना। अगर वापस देखो, अगर मैं दोबारा से ऐसे बना दूं तो इसका मतलब ये सेकंड टाइम है जहां पर वो 0 होगा, जो 8 सेकंड निकाला है तुमने। सुनो सुनो, हमें एक ही बार में करना है ना उसको, वो मतलब दोबारा p इनिशियल आना चाहिए जितना पहले था इनिशियली पे। तो इस पॉइंट पे आ जाएगा ना वो, इसी पॉइंट पे दोबारा फाइनली। तो दोबारा एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होगी, ये सेकंड वाले में टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ तक के लिए तो ये एक ही बार हो जाएगा t-4, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 रिमूव कर दो फिर, ठीक है, राइट। तो ये t-4/2 t-4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 8, और 8 का ये कितना बनेगा 2√2 का स्केयर। तो ये स्केयर से स्केयर कट गया, तो टाइम कितना आ गया तुम्हारा 4 + √2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे एक बार समझ लो जैसे, हाँ देखो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। t-4/2 आना चाहिए ना। नहीं देखो दोबारा देखो, यहाँ पे अपना ये फोर्स गिवन था यहाँ पर 1, और यहाँ पर अपना टाइम गिवन है 4 सेकेंड, ठीक है। हमें वापस उसी पॉइंट पे जाना है जहां पर हमारा मोमेंटम वापस इनिशियल जितना हो जाए। तो यानी यहाँ पर जाके वापस वो इसी पॉइंट पे हो जाएगा, जाके दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड वाला ग्राफ जो हम ऐसे ले रहे थे वो इसी पॉइंट पे हो गया, और इसी पॉइंट को तुमने t टाइम माना है, ठीक है। अपना ये एंगल थीटा जो तुमने tan थीटा निकाला यहाँ से, ठीक है, ये 2 सेकंड माना और ये यहाँ से 2 सेकंड माना, तो tan थीटा तुम्हारा यहाँ से 1/2 निकल के आया ABC वाले ग्राफ में। सपोज करो सेकंड वाले ग्राफ में फिर से थीटा निकालोगे, तो इस वाले ग्राफ का tan थीटा कितना निकल के आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपना परपेंडिकुलर ये वाला फोर्स होगा जो हमने माना है F0, ठीक है। अब बेस कितना बना है यहाँ पे, ये वाला, तो ये ऑलरेडी कितना आ जाएगा t-4, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लो, पहले वाले में 1/2 किसके बराबर आ गया, F0 अपॉन t-4 के। अब निकाल लो कितना आया, F0 कितना आ गया t-4/2 आ गया। अब क्या करना है, अब अपनी जो इक्वेशन निकाली थी हमने कि फर्स्ट का एरिया दूसरे के बराबर कर दो, तो एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड, करेक्ट। फर्स्ट का एरिया कितना है 1/2, बेस उसका 4, हाइट जो तुम्हारे फोर्स की है 1/2। यहाँ पर तुम्हारा टाइम जो था वो अपना t-4 था, मल्टीप्लाई बाय F0 की वैल्यू, तो F0 की वैल्यू t-4/2 हो गई, सही है यहाँ तक। अब ये कितना बना 2 इक्वल्स टू 1/4 t-4 का होल स्क्वायर। यह कितना बन गया 8 इक्वल्स टू t-4 का होल स्क्वायर। 8 को कैसे लिख सकते हो भाई, 8 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का, इक्वल्स टू t-4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है। टाइम किसके बराबर आ गया, अब देखो 2√2 + 4, 2√2 + 4, ठीक है। यही है ना सेकंड ऑप्शन, देखो अब तो क्लियर है सब, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन यही है 4 + 2√2। तो भाई वहां पर वो सेकंड सेम ग्राफ एज इट इज नहीं जाएगा, वो यहीं पे 0 हो जाएगा उसका, इसी पॉइंट पे, ठीक है। टाइम यहाँ पे परपेंडिकुलरली, डन, ओके। सेकंड वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये तो हो ही गया होगा, इक्वेशन ही बैलेंस करनी है। यहाँ पर देखो तुम्हें, यहाँ पर अगर टेंशन T होगी बेटा, यहाँ पर कितनी टेंशन होगी, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इधर भी कितनी टेंशन होगी T, लेकिन यहाँ कितनी होगी इस पॉइंट पे 2t। इस पॉइंट पे टेंशन होगी, बिल्कुल 2t टेंशन होगी। अब देखो यहाँ पर टेंशन T2 है और यहाँ पर टेंशन T1 है, तो अब तुम्हें इस टेंशन के कंपोनेंट करने होंगे। तो देखो करो फिर, ये एंगल कितना बनेगा, देखो एडजेसेंट एंगल हो गया, ये एंगल एडजेसेंट एंगल हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल इस लाइन के साथ एडजेसेंट एंगल बनाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या है इधर, टेंशन T2 का कौन सा आया भाई, cos 30 बनेगा, इधर कौन सा बनेगा T1 का, cos 60 डिग्री,
60 डिग्री। अब देखो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो सेटअप रहेगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन बनेगी जिसमें T1 cos 60 किसके बराबर आएगा, T2 T2 cos cos 30 के। क्या रिलेशन आया जल्दी बताओ, cos 60 कितना होता है 1/2 यस मैम रूट 1/2, 3/1 T2 कितना होता है रूट 3। रूट 3 ठीक है, ये रिलेशन आ गया T1 और T2 के बीच में। एक रिलेशन तो अपन का ये रहा। दूसरा रिलेशन बताओ कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, वर्टिकल भी करने पड़ेंगे ना। T1 का वर्टिकल कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन के अलोंग, देखो यहाँ पे इस तरीके से है वो तुम्हारा सेंटर पे। तो ये तुम्हारा T1 है और ये आपका T2 है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री 60 बना रहा है और ये 30 बना रहा था शायद, है ना। हाँ ठीक है, 60 और 30 बना रहे हैं। तो भाई ये वाला कंपोनेंट दोनों का ऐड होके आएगा ना। T1 का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट T1 का sin 60 डिग्री, यस मैम और ऐसे ही देखो यहाँ पे T2 का sin 60 बनेगा, तो तुम लिख सकते हो T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 30 डिग्री। अब है ये किसके बराबर बताओ, है किसके बराबर, ये 2t के बराबर है। देखो इस तरीके से तो है। अगर मैं सिर्फ इस पुली को देखूं, इस पुली के ऊपर लगने वाले फोर्सेस जो है तुम्हारा T1 का कंपोनेंट जो है प्लस T2 का जो भी कंपोनेंट है, अपॉन में क्या है 2t। इसी तरीके से बैलेंस कर रहा है ना भाई, 2t को तो बैलेंस कर रहा है, तो ये 2t के बराबर हो गया। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ से टेंशन किसके बराबर है, अपॉन में वेट लग रहा है mg, तो टेंशन किसके बराबर हो गई भाई, mg के बराबर हो गई। तो टेंशन कितनी आई यहाँ से 100, तो यहाँ 100 रख दोगे 200 हो गया। T1 sin 60 की वैल्यू रख दो, T1 √3/2 प्लस T2 की वैल्यू रख दो कितनी sin 30, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब T1 की वैल्यू यहाँ पे रख देना, इसको 2 को हटा के यहाँ पे 4 बना दो 400। T1 √3, T1 को क्या लिख सकती हूँ T2 √3, तो T2 √3 ये तुम्हारा 3T2 प्लस T2 इक्वल्स टू 400, 4T2 इक्वल्स टू 400। तो T2 कितना आ गया भाई 100, हाँ T2 आ गया 100। ठीक है, कंपोनेंट करने थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 का, फिर वर्टिकल दोनों एक तरफ आ गए, ऊपर की तरफ जो ऐड हो गए, नीचे 2t, तो ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। बोलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो डुएबल था। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या किया है, थर्ड वाला इसमें देखो फोर्स को दिया हुआ है वेलोसिटी के टर्म में। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फोर्स है वो है -k(v1/2). अब कह रहा है कि मान लो किसी इनिशियल वेलोसिटी तो v0 थी, पर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो, मतलब किसी टाइम t पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो f को क्या लिख सकते हो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -k(v⁻1/2). अब एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो टाइम के टर्म्स में dv/dt, एक x के टर्म्स में यानी पोजीशन के टर्म्स में v dv/dx। तो कौन सा लगाऊं भाई, कौन सा लगाए, एक्सीलरेशन टाइम पे पूछ रहा है, तो dv/dt लिखो, dv/dt वेरी गुड, -k एज इट इज, v⁻1/2 एज इट इज। अब थोड़ा सा इधर उधर कर लो चीजों को, मास को यहाँ रहने दो, dv के अपॉन में क्या आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू -k dt। अब देखो इंटीग्रेशन कर दो, मास कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, ठीक है। टाइम इनिशियल वेलोसिटी यानी टाइम इनिशियल 0 किसी t टाइम पर तुम्हें निकालनी है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी भाई, v0 इनिशियल वेलोसिटी। अब किसी t टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमें नहीं मालूम, तो हम कितना मान लेते हैं, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। तो लिमिट्स लगा दी कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। बोलो सही है, लिमिट्स लगानी आती है ना,
कि भाई अगर टाइम 0 है तो उस 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल लिमिट लगेगी वेलोसिटी की, तो v नॉट हो गई। किसी t टाइम पे v निकालना है, वही निकाल लोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे ना, इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे भाई। m कांस्टेंट है, ये इसका कर लेना dv अपॉन v की पावर 1/2, 0 से लेके v तक, इसका तो dt है तो t हो जाएगा राइट, माइनस kt, बस इस टर्म का करना है, तो कर लोगे भाई, कर लेंगे ना, देखो बहुत सारा कराना है, कर लोगे इसका, ठीक है कर लेना इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसे सॉल्व करके, मैम सी। सी ऑप्शन, ठीक है थर्ड सी ऑप्शन, वेरी गुड भाई। फोर्थ हो गया था बेटा जी, देखो मैम सी। 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos 60, हाँ cos 60 बनेगा यहाँ पे। अब पूछा क्या है, टेंशन पूछी है, तो यहाँ पर कोई टेंशन टी बनेगी, टेंशन टी लग रही है, तो नेट कैसे निकालोगे, नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं इन केसेस में, नेट एक्सीलरेशन निकालना सिखाया है ना, फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, नेट Mass. फोर्स अपॉन टोटल मास, करेक्ट, टोटल मास। अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है मेरे बेटा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 का cos 60 कॉम्पोनेंट, cos 60 यानी 1/2, यानी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है बस। तो यहाँ पे नेट फोर्स 10 न्यूटन की जगह 5 लिखनी है, मास लिखना है कितना 3 + 2, टोटल मास कितना है 5, तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई 1, आई थिंक यही है, हाँ एक्सीलरेशन Yes, कितना आ गई। अब 3 kg पे FBD बना दो, यहाँ पर F नेट है बाहर, टेंशन इधर है, तो कैसे लिखोगे, F माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना है 5, टेंशन निकालनी है, मास कितना है 3 kg का 3, एक्सीलरेशन कितनी आई 1, तो कितना आ गया भाई ये -2 न्यूटन, ठीक है, टेंशन कितनी आ गई 2 न्यूटन, सी नहीं आ रहा है इसका, तो 1 आ रहा, बी आ रहा है इसका, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी, क्लियर बेटा। ऐसी फिफ्थ कर लोगे, बताओ फिफ्थ में 2 kg ब्लॉक का एफबीडी पूछा है, तो 2 kg ब्लॉक पे देखो क्या होता है यहाँ पे बेटा, ये तीनों एक साथ लगे हुए हैं, तो एक ये कहाँ कौन सा फोर्स लगाएंगे यहाँ पे आपस में, बताओ ऋषि कौन सा फोर्स मैम लगेगा, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल फोर्स है ना, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टली लगेगा कि वर्टिकली, इन ब्लॉक के आपस में, मैम हॉरिजॉन्टल। हाँ अब देखो 3 kg वाला जो ब्लॉक होगा बेटा उसको यहाँ धक्का लगाएगा, नॉर्मल मान लो 1, जो 1 kg वाला ब्लॉक है इस 2 kg को यहाँ पर धक्का नॉर्मल लगाएगा, मान लो N2, तो 2 kg पे लगने वाला मान लेते हैं एक्सीलरेशन यहाँ पर है नेट, तो 2 kg पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, आप कहोगे मैम N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 2 kg का मास और इसकी एक्सीलरेशन, ये नेट फोर्स आएगा, अब बोलो 2 kg पे, है ना, हाँ कैसे, देखो बेटा ये तीनों ब्लॉक एक साथ हैं जिसपे तुमने 12 न्यूटन की फोर्स इधर लगाई है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लो, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 12/6, टोटल मास वही 3 2 4 और 1 6, तो टोटल एक्सीलरेशन कितनी आ गई तुम्हारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हर ब्लॉक कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा बेटा, मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड। हाँ हर ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, तो यानी तुम्हारा जो 2 kg का ब्लॉक है वो भी 2 से मूव कर रहा होगा, तो N1 माइनस N2 कितने के बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन कितनी है 2, मीटर। तो N1 माइनस N2 कितने के बराबर आ गया 4 न्यूटन। आंसर क्या है इसका, मैम 4 ही है। 4 मैम। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तुमने नॉर्मल फोर्स निकाल ली, देखो N1 N2 भी नहीं निकालना था, बस तुम्हें उसका क्या निकालना था, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इन दोनों का माइनस करके ही आएगा ना, N1 माइनस N2 करके, N1 माइनस N2, तो वही निकाल लिया, मास 2 kg और उसकी एक्सीलरेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4 है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ भाई, 6 क्वेश्चन हो गया था,
देखो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन पूछी है, तो एक्सीलरेशन का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि बेटा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास Yes, लगा sir. देना कहीं पर भी। Yes, ma'am. तो देखो टोटल मास कितना है भाई इसका, 2 + 4 6। नेट फोर्स बताओ कितनी लग रही है। अब देखो ये वर्टिकली रखा हुआ है, तो वर्टिकली चीजों में आ जाता है तुम्हारा मास, वर्टिकली चीजों में मास भी प्ले होगा। तो यहाँ जिस बच्चों ने 120/6 करा होगा तो क्वेश्चन गलत है। नेट फोर्स देखो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगी, टोटल कितनी लग रही है भाई, दोनों की वजह से mg यानी 60, 4 और 2 की वजह से 60। तो ये बनेगा तुम्हारा दिस फोर्स 60/6। तो कितना आया एक्सीलरेशन, 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है, 120 में से 60 गया, 60 4 5 6, ठीक है ना, 10 आ गया, बढ़िया। यस मैम। हाँ ये वाला देखो, ये भी सबने कर लिया होगा। ये मैंने तुम्हें फोर्स बैलेंस भी करना सिखाए थे सूडो केस में, सूडो केस में फोर्स बैलेंसेस करना सिखाए थे कि अगर मान लो मैं इस ब्लॉक पे फोर्स m लगा रही हूँ उस तरीके से, तो देखो FBD बनाओ बेटा, इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लग रहा है F हॉरिजॉन्टली, ठीक है, F ऐसी फोर्स लग रहा है ना हॉरिजॉन्टली। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या एक्ट कर रहा है, mg, mg का कॉम्पोनेंट होगा यहाँ पे mg cos थीटा, बोलो होगा ना। यस यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पर mg sin थीटा। देखो पूछा क्या है, पूछा है नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, यानी नॉर्मल फोर्स बताना है कि नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे। ठीक है, नॉर्मल फोर्स निकालना है। अगर ये फोर्स F ना देते तो सीधा सीधा तुम्हारा नॉर्मल हो जाता किसके बराबर, अरे देखो mg sin थीटा कहाँ लगाया है, मैम उधर F sin थीटा आएगा। रुक जाओ, ये क्या आएगा अपना नॉर्मल। ठीक है, यहाँ क्या आया mg sin थीटा। अब देखो ये है तुम्हारा F, इस F को बैलेंस करना है, इस F के कंपोनेंट करो। F के कंपोनेंट कैसे करोगे, लैपटॉप लगा दो। Ma'am, F sin theta inside. F sin थीटा ऊपर आएगा, अगर F sin थीटा ऊपर आएगा, मैम नीचे आएगा। मैम F मैम cos नीचे आएगा ऊपर। हाँ हाँ देखो इधर आएगा F sin थीटा, यस। F sin थीटा कॉम्पोनेंट इधर बनेगा। ठीक है, F का कॉस कहां बनेगा, इधर। दिस इज योर बैलेंस फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स देखो किसके साथ बैलेंस हो रहा है, mg cos प्लस F sin थीटा, ऐसे बैलेंस होंगे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा एक लाइन में ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये तुम्हें सूडो फोर्स में भी बहुत काम आता है कि सूडो फोर्स में इसको ब्लॉक F को आगे घुमा रहे हो, मतलब ऐसे होता है कि इसको यहाँ से एक्सीलरेशन दे दिया तो फिर इसके एक्सीलरेशन बैक करके देते थे ना पीछे, तो फिर एक्सीलरेशन के कंपोनेंट करते थे, याद करो सूडो फोर्स में। तो यहाँ पर तुम्हें फोर्स दे दिया, ये सूडो फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है एक तरीके का। एट्थ हो जाएगा, सेम अभी जो क्वेश्चन कराया था वही है, बोलो। ये वाला कॉम्पोनेंट, ये वाला यहाँ पे देखो वेट लग रहा है, तो इसकी वजह से कुछ टेंशन T होगी, यहाँ कुछ कितना टेंशन, मान लो टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2 होगा। फिर कंपोनेंट कर लो इस 30 डिग्री के, यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट T2 का कौन सा, cos 60, और यहाँ पर T1 का cos 30 डिग्री हो गया कंपोनेंट। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। फिर इस T1 T2 का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा T1, T2 का एक कंपोनेंट बेटा यहाँ आएगा साइन वाला, दोनों ऐड होके T1 का कौन सा कंपोनेंट है, ये साइन 30, देखो, प्लस T2 का कौन सा बनेगा, साइन 60। किसके बराबर हो जाएगा बेटा ये, इस टेंशन के, इस वेट के बराबर। बताओ, टेंशन के इस वेट के बराबर, जो ऑलरेडी कितने न्यूटन की है, 10 न्यूटन। तो कितना लिखोगे साइड में, 100 या 10, जल्दी बताओ।
मैम 10 10 न्यूटन। ऑलरेडी वेट है, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी वेट, तो वेट है तो मतलब ये ऑलरेडी mg ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा 10 लिख दो। तो ये दोनों कंपोनेंट, ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई t1 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू t1 cos 30। तो फिर से एक इसमें वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट ही कर दिया ये तो इन्होंने, कर लोगे ये वाला, हो जाएगा। इजी था, देखो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, बस बैलेंस करनी थी तुम्हें कंपोनेंट वेक्टर बस। ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या किसी से? ये क्वेश्चन करा क्या? देखो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो 1 मीटर पर सेकेंड है ना, ये जब प्रिंस ने पूछा था तो मैंने इसको देखा था सॉल्व करके, एग्जैक्ट 1 मीटर पर सेकेंड नहीं आ रहा है इसका, अप्रोक्सीमेशन आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे अब इसमें देखो पूछा क्या है कि एक पर्सन है जो एलिवेट, पहली बात तो ये थोड़ा सा डायग्राम भी मुझे गलत लग रहा है, देखो क्या कर रहा है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, द मोशन ऑफ द एलिवेटर इज शोन एज द एडजेसेंट डायग्राम, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट, देखो मैक्सिमम वेट 66 है, मिनिमम वेट 57 kg है, ठीक है। अब तुम्हें पता है मैक्सिमम वेट कब होता है भाई? मैम जब लिफ्ट ऊपर को जाती है। जब नॉर्मल किसके बराबर हो, mg प्लस ma के बराबर, ये तुम्हारा मैक्सिमम है। ये यानी तुम्हें नॉर्मल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 66 kg। मिनिमम कब होता है, मिनिमम वेट जब तुम्हारा नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg माइनस ma के, MA ये तुम्हें 57 दिया हुआ है। अब देखो ये वाला जो केस है मैक्सिमम यानी लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड, और जहां पे ये डाउनवर्ड केस है ये लिफ्ट कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड, बोलो ठीक है। मेरे पास दोनों इक्वेशन है, मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट करती हूँ, ये कट गया, यहाँ से मेरे पास 2mg किसके बराबर आ गया, देखो 6 7 13 6 5 11 132, यही आया। mg कितने के बराबर आ गया भाई, 61.5, यही आएगा। देखो इसका कैलकुलेशन मैंने किया था तो इसका मुझे ऑलरेडी कैलकुलेशन याद है, 61.5 ही आ रहा होगा। क्या मैम 66 देखो 66 अब वही मैं कह रही हूँ, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से तो ये चीज आनी चाहिए, है ना, उसके हिसाब से ये चीज आनी चाहिए। लेकिन देखो इन्होंने यहाँ पर पहली बात तो दिया क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो वेलोसिटी क्या दिखा दी, ये तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। yes, वेलोसिटी यहाँ पर ये देखो वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सीलरेशन तो 0 है इस केस में, और हाँ भाई मैं कह रही हूँ अगर एक्सीलरेशन 0 है तो नॉर्मल कौन सा वेट होगा, सिर्फ mg वेट, नॉर्मल सिर्फ Yes, कौन सा, यस मैम, अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो नॉर्मल सिर्फ क्या होना चाहिए मेरा, mg होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने दिया है मैक्सिमम, अब मैक्सिमम होता है mg प्लस ma, तो दिक्कत यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आ रही थी कि 66 को mg माने या mg प्लस ma माने। मैम मैं भी ग्राफ की वजह से कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में। क्या किया था मैम वो 123 होगा ना? 123, मैम ठीक है 123, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर यही है कि 66 को माने क्या, मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि चीजें बहुत डिफरेंट है। तो मैंने इसको सॉल्व किया है, देखो mg प्लस ma मान के, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो वही होती है, और इन्होंने यहाँ लिखा भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, बस मोशन ऑफ द एलिवेटर बोल दिया है। तो mg अपने पास आ गया, अब तुम्हारे पास mg है तो तुम एक्सेलरेशन आराम से निकाल लोगे फर्स्ट इक्वेशन में रख के, है ना। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में mg रख के आराम से निकाल लोगे, देखो mg प्लस ma इक्वल्स टू 66, और तुम्हारे पास mg ऑलरेडी है। अब अगर मान लो आप जो तुम्हारा 66 है उसको तुम mg मानना चाहते हो, सेकंड केस
66 को तुम mg मानना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ तो यही कह रहा है ना कि मैक्सिमम क्या होगा, ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ की वजह से मैक्सिमम तो mg होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लिफ्ट ऊपर गई ही नहीं, लिफ्ट का सीधा रिटार्डिंग मोशन आया है ना, रिटार्डिंग मोशन आया है, यानी यहाँ पर जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी सिर्फ कौन सी बनेगी, mg माइनस ma वाली। करेक्ट है इतना? यस तो इन्होंने अपवर्ड एक्सीलरेशन पूछी क्यों, या तो ये फिर डाउनवर्ड पूछते कि डाउनवर्ड कितनी है। तो इस क्वेश्चन में एरर ये था, या फिर ये ग्राफ शुरू होना चाहिए था, देखो या फिर ये ग्राफ होना चाहिए था शुरू यहां से, ठीक है, ऐसे, तब हम कुछ कर सकते थे। बताओ एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? या तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन पूछते, अगर अपवर्ड पूछ रहे तो ग्राफ को फिर यहां से स्टार्ट करो कि एक्सीलरेट भी करे, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी रहने दो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। 10 क्या कहता है? 10 क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है, बी। ऑप्शन। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन द फिगर शोन एक ब्लॉक है जिसका मास m है, आराम से बैठा हुआ है रेस्ट पे। द एक्सीलरेशन विद विच ए बॉडी ऑफ मास m शुड क्लिप द रोप, जिस रोप का कोई मास नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक उठ जाए। इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक को लिफ्ट करना है, लेकिन ये जब इंसान इस पे चढ़ेगा, मूव करेगा, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगी। तो देखो इसका जो डायग्राम है इस रोप का इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर तो वेट होगा उस इंसान का जो ऊपर क्लिम कर रहा होगा, है ना, अपने हाथों से। ऊपर क्या लगेगी, इसमें टेंशन लगेगी, है ना। और एक्सीलरेशन कहाँ होगी भाई, जब तुम ऊपर चढ़ रहे हो तो एक्सीलरेशन कहाँ होगी, क्लिम ऊपर कर रहे हो तो एक्सीलरेशन भी ऊपर होगी, ठीक है। तो टेंशन किसके बराबर हुई यहाँ पे, mg, टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, mg माइनस ma, कि नहीं, टेंशन ये हो गई। अब देखो अगर इस यहाँ पर इस रोप में टेंशन टी है तो बेटा इस रोप में भी टेंशन टी होनी चाहिए, क्योंकि नेग्लिजिबल मास की पुली है, नेग्लिजिबल मास है रोप का, तो हर जगह टेंशन टी रहेगा, यहाँ पर भी टेंशन टी होना चाहिए। अब देखो क्या किया है इन्होंने बोला है कि ब्लॉक तो बस लिफ्ट करना है, ब्लॉक को बस एक बार उठाना है। तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। इस ब्लॉक की एफबीडी कैसे बनेगी, ऊपर तो टेंशन लग रहा होगा, नीचे क्या लगेगा, वेट। तो यहाँ पर टेंशन किसके बराबर आ गई, mg के बराबर। यहाँ पर टेंशन किसके बराबर आ गई, mg के बराबर। अब क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन कितनी होनी चाहिए, या तो अब देखो टेंशन बराबर है तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दोगे, कैपिटल mg इक्वल्स टू स्मॉल m को बाहर ले लेते हैं काम। अच्छा टेंशन ऊपर है, mg यहाँ है, एक्सीलरेशन यहाँ है, एक्सीलरेशन को डाउन mg प्लस m में बनेगा, ये तो mg माइनस m में थोड़ी, टेंशन ऊपर है ना, टेंशन ऊपर x, तो टेंशन प्लस ma इक्वल्स टू mg, टेंशन इक्वल्स टू mg माइनस m, ठीक है। तो है ठीक है। अब ये बताओ ये ग्रेटर होना चाहिए कि लेस देन होना चाहिए, मैम ग्रेटर। टेंशन इक्वल्स टू mg प्लस ma, टेंशन देखो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, देखो टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन ऊपर, तो ये इक्वेशन ऐसे बनाओगे, टेंशन प्लस ma है ना, टेंशन इक्वल्स टू mg, सीडो फोर्स है तो सीडो फोर्स लगाने के लिए क्या करोगे, सूडो फोर्स अपॉन में डाउनवर्ड आ जाएगा ma, तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगा, mg प्लस ma, ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल mg प्लस ma होगा, सूडो फोर्स हो गया ना, एक्सीलरेशन ऊपर है तो घुमा के नीचे लगा देते हैं लिफ्ट की तरह, टेंशन mg प्लस ma को बैलेंस कर रहा है। अब बात आई कि ये मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए, कब लिफ्ट हो सकता है ये ब्लॉक, मैम जब ये इससे ज्यादा होगा। कौन क्या क्या लगा के आया है, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। देखो अब पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, mg इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल m इंटू g प्लस a,
एक्सेलरेशन निकालनी है ना, ए की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी को इधर लेके आओ इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटी यहाँ से कॉमन आ गया अपना, यहाँ पे कैपिटल एम माइनस एम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन स्मॉल एम से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, इसको भी डिवाइड कर दो स्मॉल एम से, तो क्या बचा जी अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम माइनस 1 इंटू ए। मतलब एक्सेलरेशन की तो वैल्यू ये आ रही है। अब मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। देखो कम तो नहीं होनी चाहिए, अगर कम होगी तो वेट उठेगा कैसे, है ना। हमने वेट को किससे मैनेज किया है, देखो टेंशन से, तो टेंशन अपनी mg प्लस m में है। अगर टेंशन एक्सेलरेशन अगर ज्यादा नहीं होगी तो टेंशन कम हो जाएगी ना, और टेंशन से सिर्फ कौन सा ब्लॉक उठ रहा है तुम्हारा, m ब्लॉक। देखो m ब्लॉक को उठाने वाला फोर्स कौन सा है, ध्यान से देखो, m ब्लॉक को उठाने वाला फोर्स सिर्फ टेंशन है। और अगर एक्सेलरेशन कम कर दोगे तो टोटल फैक्टर कौन सा कम होगा, टेंशन वाला फैक्टर, है ना। अगर एक्सेलरेशन कम कर दोगे तो टेंशन भी कम हो जाएगी, और टेंशन कम हो जाएगी तो मास उठेगा ही नहीं, लिफ्ट नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, इस वाले टर्म से तो ज्यादा ही होना पड़ेगा, कि इस वाले टर्म से तो ज्यादा ही होना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। ठीक है, देखो सूडो फोर्स है, टेंशन एक्सेलरेशन ऊपर है, तो एक्सेलरेशन को घुमा के नीचे दे दो, तो एक्सेलरेशन किसके साथ एक्ट करेगी, ग्रेविटी के साथ, तो दोनों चीजें ऐड होंगी mg प्लस m में। ठीक है, ये वाला हो गया था कंस्ट्रेन मोशन। Yes, ma'am. बाकी के बच्चे किसका हो गया था, गर्भ हो गया था ये क्वेश्चन, कंस्ट्रेन मोशन लगेगा। मान लो भाई इसकी लेंथ L1 है और अगर इसकी लेंथ L2 है, तो ये लेंथ वेरी नहीं करेंगी ना, L1 और L2 तो इतनी रहेंगी, ये तो घट बढ़ नहीं सकती, ये बढ़ सकती हैं, घट बढ़ सकती है क्या, लेंथ नहीं बढ़ेंगी ना, ये लेंथ कांस्टेंट रहेंगी। तो L1 और L2 को क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो ये लेंथ किसके बराबर आएगी, इस V1 के किस कंपोनेंट के, cos थीटा 1 के, और ये L2 किसके बराबर आएगी भाई, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे एक्सटेंड करोगे, V2 के किसके बराबर आएगी, V2 cos थीटा 2 के बराबर। अब इन दोनों की लेंथ L1 प्लस L2 कांस्टेंट होगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, बोलो। मैम 180 L1 माइनस आएगा ना। हाँ, तो माइनस साइन ले लेना, उसके लिए माइनस साइन ले लेना। ठीक है, ओके L1 प्लस L1 प्लस S2 L1 प्लस L2 शुड बी कांस्टेंट, और इसके बाद इनका क्या करोगे, वेलोसिटी की टर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, मतलब 0 के, है ना, कांस्टेंट। तो यहां से इंटीग्रेट कर लेना बेटा, L1 की वैल्यू आपके पास है ही V1 cos थीटा 1, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, V1 cos थीटा 1 डॉट से भी तो हो जाएगा। सिग्मा t डॉट v से, यस मैम। हाँ वही, उससे भी कर लो, t डॉट v से। वेलोसिटी का कंपोनेंट वही बनेगा V1 cos थीटा, और ये कितना बनेगा, V2 माइनस cos थीटा 2 बनेगा, ये है ना, ये वाला बनेगा माइनस V2 cos थीटा 2, ये वाला बन जाएगा V1 cos थीटा 1 इंटू T1। तो ऐसे भी कर सकते हो, Tv1 cos थीटा 1 माइनस Tv2 cos थीटा 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिग्मा टीवी 0 होता है। टेंशन टेंशन हट गया, यहां से क्या आया, V1 बाई V2 किसके बराबर आ गया, cos थीटा थीटा 2 2 बाय cos थीटा 1। हाँ ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, सिग्मा टीवी। ऑप्शन क्या है इसका, चेक करना एक बार। मैम सी था। मैम सी। MC है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सिग्मा टीवी से भी कर सकते हो बेटा, देखो सिग्मा टीवी से भी टेंशन टी रहने वाली है, V का कंपोनेंट टेंशन के किस में ले लो, टेंशन के अलोंग ले लो, तो वो कितना बन जाएगा, V1 cos थीटा 1,
इसका भी कितना बनेगा v1 cos थीटा 2, बट यहाँ पर एंगल देखो वेलोसिटी का ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। सेंस भी देखनी होती है एंगल की, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कौन सा साइन लिया है, माइनस साइन, माइनस टी v2 cos थीटा 2। तो यहाँ से v1 v2 इक्वल्स टू cos थीटा 2 बाय cos थीटा 1, ठीक है। अपना कंस्ट्रेंट रिलेशन सिग्मा टी डॉट वी भी लगा सकते हो, सिग्मा टी डॉट ए भी लगा सकते हो, सब किसके बराबर आता है, 0, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन। ये वाला बताओ, ये वाला हुआ था क्या, क्वेश्चन 12। देखो 12th को, अब 12th को स्टार मार्क कर लो, इसको लास्ट में एक बार देखेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक। 13 हो गया था सबका, यस मैम। 13 सबका हो गया था। देखो यहाँ पर फोर्स इस तरीके से लग रही है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है ये एफ, ये वॉल इधर कौन सी फोर्स, हाँ बोलो, नॉर्मल। मैम 13 का सी ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था। हाँ देखो एफ क्या, एफ देखो इधर लग रही होगी, नॉर्मल फोर्स इसको यहाँ लगा रहा होगा, वॉल के बीच में यहाँ पर mg लग रहा होगा, और यहाँ पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स जो है नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, सही है। फ्रिक्शन ने mg को ऊपर, देखो वॉल जहां पर टेंडेंसी होती है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगता है, mg नीचे है, मतलब इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, पता है ना, फ्रिक्शन ऊपर लगाया है इस वजह से। देखो जिसको नहीं आता भाई, फोर्स इधर डायरेक्शन में है तो नॉर्मल इधर लगेगा, टेंडेंसी ब्लॉक की नीचे जाने की है ड्यू टू वेट, तो वेट को मैनेज करने के लिए ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है mg फोर्स, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है तुम्हारा फ्रिक्शन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट देन? मैम आना सी चाहिए, बट सी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। नहीं, बी क्यों आना चाहिए, मैम गलत पूछा है। सी सी उन्होंने पूछा है गलत कौन सा है, मैम सी को छोड़ के बाकी तीनों सही है, तो इसलिए मैंने हाँ। सी टिक करा था। हाँ। तो एक नेट फोर्स कितना लग रहा है, बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, बैलेंस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, स्टेशनरी है ना वो। हाँ, तो इसने बोला है कि देयर इज सम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, क्या नेट फोर्स लग रहा है, स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है, अगर स्टेशनरी है मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो कोई भी फोर्स है नहीं, इसलिए नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए ये करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। बोलो। यस मैम। मैम लिखा था कि ये ट्रांसलेशन के साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल कैसे है बता दो। रोटेशनल ऐसे होगा ना, टॉर्क होने के लिए किसी भी फोर्स को सेंटर के अलावा पास होना पड़ेगा, ठीक है, टॉर्क होने के लिए किसी भी फोर्स को सेंटर के अलावा पास होना पड़ता है, फोर्स अबाउट सेंटर 0 ही होगा ना, मतलब टॉर्क अबाउट सेंटर क्या होगा, टॉर्क अबाउट सेंटर 0 हो जाएगा। देखो एफ भी इससे ही पास कर रहा है, नॉर्मल भी, mg भी इससे ही पास कर रहा है, तो इस वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेंटर के अबाउट 0 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। कहाँ पे लिखा था कि टॉर्क के अबाउट 0 है, क्या कह रहे थे? मैम फीडबैक में। देखो टॉर्क कब लगती है, टॉर्क पता है कब लगती है, मान लो तुम्हारे पास ये सेंटर है, ठीक है, अगर कोई फोर्स ऐसा है जो सेंटर के अबाउट नहीं लग रहा, मतलब किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकलती है, टॉर्क को किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास mg कहां से पास होगा भाई,
mg कहां से पास होगा? सेंटर से। तो mg के द्वारा बनने वाली टॉर्क कितनी हो जाएगी? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F क्रॉस r, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन अगर फोर्स इसी के सेंटर से ही पास हो रहा है तो कितनी हो जाएगी? 0। तो mg की वजह से क्या हो गई? 0 हो गई। अब तुम्हारा ये जो F लगाया हुआ है ये भी देखो सेंटर के अबाउट ही लगाया हुआ है, इसके अबाउट Yes, कितनी हो गई? फोर्स 0 हो गई। बचा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर, यहां पे। और यहां पर बचा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स जो इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन, एफ फ्रिक्शन का ये यहां पे है और डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली। तो एफ क्रॉस आर एक तो फ्रिक्शन की वजह से हो गया, एक नॉर्मल की वजह से बनेगा। ठीक है, बट ये किस डायरेक्शन में होंगे कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब एक काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा, एक क्लॉकवाइज बनेगा। mg की वजह से और f की वजह से 0 हो गई, फ्रिक्शन और नॉर्मल की वजह से ऐसे बनेगी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए दिस ऑल्सो इन ट्रांसलेशन एज वेल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। 14th देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है, सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा भाई? मैम म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। एक फोर्स है 98 न्यूटन का, मतलब 100 किलो की बॉडी है भाई। ठीक है, इसको चलाने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए? 98 न्यूटन का फोर्स चाहिए। जस्ट स्टार्ट, देखो लिखा है टू जस्ट स्टार्ट ओवर द आइस। तो ओवर द आइस मतलब आइस है तो फ्रिक्शन तो जरूर होगा, और ऊपर से दिया भी हुआ है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ये 98 न्यूटन ही किसके बराबर होगा? जस्ट स्टार्ट है, फ्रिक्शन के बराबर है ना। तो यहां से सीधा एफ को किसके बराबर लिख दो? म्यू mg। मास भी गिवन है, म्यू निकालना है, एफ भी गिवन है 98। ठीक है, यस मैम। इजी था ये भी। ये वाला भी हो गया होगा। देखो 3 न्यूटन का यहाँ पे दोगे तो ये वाली दीवार इसको कितने न्यूटन का फोर्स देगी? 3 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गए, है ना। अब फ्रिक्शन कब लगता है? जब ब्लॉक किसमें हो? मोशन में, यानी रिलेटिव मोशन में हो, तब लगेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? रिलेटिव मोशन 0 है, तो रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का 0। तो फ्रिक्शन फोर्स भी, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल अप्लाई करेगा 3 न्यूटन। ये वाला हो गया था क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये x कंपोनेंट है फोर्स का और ये y। x में कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। y में कितना लग रहा है भाई? 4 न्यूटन का। तो पूछ रहा है कि बताओ कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस बॉडी पे, अगर म्यू की वैल्यू 0.3 है तो कितना लग रहा होगा? बताओ। ऊपर नॉर्मल प्लस एक और फोर्स हो गया 4 न्यूटन का जो एक्स्ट्रा है, अपॉन में क्या लग रहा है? mg। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg माइनस 4 mg 1 kg यानी 10 न्यूटन। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं नॉर्मल तो आएगा ही ना, एक्स्ट्रा नॉर्मल तो आएगा ही। तो नॉर्मल कितना आया भाई तुम्हारा? 6 न्यूटन। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। म्यू कितना है? 0.3। नॉर्मल फोर्स कितना है? 6। तो फ्रिक्शन कितना आया? 1.8 न्यूटन। ठीक है, 1.8 न्यूटन। अब देखो एक्स डायरेक्शन में इसको ब्लॉक को मूव कराने वाला फोर्स कितना है? एक्स डायरेक्शन में इसको ब्लॉक को मूव कराने वाला फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1.8 न्यूटन है, तो अब कितना फोर्स अप्लाई करेगा फ्रिक्शन? इसी के बराबर 1 न्यूटन ही तो अप्लाई करेगा। अरे गुम हो गए क्या? यस मैम। गुम हो गए? Yes, ma'am. नहीं मैम। देखो No, ma'am. 4 ऊपर लग रहा है, 1 न्यूटन इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रही है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू इस 1 न्यूटन से ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल, है ना।
लेकिन फ्रिक्शन की खासियत क्या होती है, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही लगाएगा। तो कितना लगाएगा भाई, 1 न्यूटन लगा रहे हो तो एक ही लगाएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ऑप्शन माइनस आई कैप। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. 17 यस मैम। 17 देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी है। तो ये बताओ कि इस m को क्या रखें कि ये ब्लॉक जो है आपस में क्या ना करें, इनकी मोशन स्टॉप हो जाए। मोशन स्टॉप हो जाए मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, यही बोल रहे हो। इन दोनों मास पे जो एफ नेट है वो नहीं होना चाहिए, एफ नेट नहीं होना चाहिए ना, एफ नेट 0 होना चाहिए। अब देखो इन मास पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो बेटा इस डायरेक्शन में टेंशन लग रही है और एक इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, टेंशन के बराबर होनी चाहिए। यही तो कह रहा है वो, ये कह रहा है कि कितना वेट रखें कि ये दोनों अपना मोशन स्टॉप कर दें। मोशन स्टॉप करने का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में है तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। तो टेंशन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। अब देखो टेंशन किसके बराबर है, यहाँ पे टी किसके बराबर हो जाएगी, m1g के, M1G के। टेंशन m1g के बराबर हो गई। टेंशन को m1g से बराबर कर देना, फ्रिक्शन तुमने निकाल ही ला। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू स्मॉल m प्लस m2 की वैल्यू गिवन है इंटू जी इक्वल्स टू टेंशन यहां से निकाल लेना m1g। कर लोगे, यस मैम। m1 कितना गिवन है 5 किलो। कितना आ रहा है देखो, सॉल्व करो आंसर। टेंशन को m1g के बराबर करो और इनकी वैल्यू रखो, स्मॉल m निकालो। मैम ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हाँ ए ही गिवन है इसमें तो 23.3। ठीक है ना, m1g के बराबर हो जाएगी टेंशन, सिंपल सी बात है। पूरा मोशन स्टॉप करना है तो m1g, वहां से टेंशन इसके बराबर 23 किलो आ जाएगा। ठीक है, करो एक बार देखो सॉल्व करके। हो गया, यस मैम। ये देखो म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.15, स्मॉल m निकालना है, m2 दिया हुआ है 10, ग्रेविटी से ग्रेविटी हटाई दो, m1 कितना दिया हुआ है 5 किलो। इसको अब सॉल्व कर लेना, आ रहा है ये। मैम ए ऑप्शन आ रहा है। तो ये तुम्हारा ये भी इजी क्वेश्चन था। एक दो ही हैं जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक बार, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा एक बार देखना तो पड़ता ही है सवालों को, है ना, समय लग सकता है क्वेश्चनों को देखने में। जिसको जो क्वेश्चन समझ में ना आए एक बार दोबारा से हैंड अपना रेज कर देना, पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 19। मैम 18 नहीं होगा। हाँ 18 को भी देखेंगे अभी लास्ट में, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, 18th 19th पे आओ। अब ये हो गया था 19th। नो मैम। देखो क्या कह रहा है कि पुल P इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द ब्लॉक ऑफ द वेट 40 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम। देखो सब चीज इक्विलिब्रियम में है, P सिर्फ इतना पुल लगा रहा है, यानी पुल इतना वेट है इसके पास कि बस वो 40 न्यूटन के वेट को बैलेंस कर पा रहे हैं। पुली आइडियल है, ठीक है, आइडियल पुली है। तो बेटा देखो अगर यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ कितना टेंशन होगा T, 20। तो ऊपर वाले में कितना टेंशन होगा 2T। Yes, यहाँ ma'am. पर यहाँ पर कितना टेंशन होगा, सेम पुली है 2T. देखो 2T। हाँ, यहाँ पर कितना होगा 2T 4T, सेम पुली यहाँ जा रही है, यहाँ कितना हो जाएगा 4T। यहाँ 4T. कितना हो जाएगा, चलो यहाँ 80.
80। ये अभी किसी को वेट को पुल भी नहीं कर रही। अब ये टोटल देखो, ये जो ये जितनी भी ये तुम्हारी टेंशन है, ये किसने बैलेंस कर रखी है? इस पुलिंग फोर्स ने, राइट? क्योंकि सब किस पे है? देखो इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, देयर इज नो एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये जितनी भी टेंशन फोर्स है, ये सब किसके बराबर होंगी? इस पुलिंग फोर्स के। तो यानी 4T + 2T प्लस टेंशन फोर्स, अभी रुकना, प्लस टेंशन फोर्स, इन्होंने किसको बैलेंस कर रखा है? 14 न्यूटन को। और इन सब टेंशनों ने किसको बैलेंस कर रखा है? इस पुलिंग फोर्स को। तो यहाँ पर तुम इसको भी लिख सकते हो कि ये सब किसके बराबर आ जाएगी? ये सारी टेंशन ने 14 न्यूटन। टेंशन किसके बराबर आई? 4 5 6 7 70 इक्वल्स टू 14 न्यूटन। टेंशन आ गई तुम्हारी 2 न्यूटन। अब लास्ट वाला डायग्राम देखो, ये वाली पुली का। यहाँ पर टेंशन T है और यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स लग रहा है P। तो ये P किसके बराबर होगा? T के, बोलो। यस मैम। T के बराबर होगा ना? तो क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है, देयर इज नो एक्सीलरेशन कि जो हम F नेट निकालें, इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल्स टू योर पुलिंग फोर्स। तो यहाँ से सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बैलेंसिंग का ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि देखो एक ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करा रहे हैं जिसका 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। पूछ रहा है कि जब हम उसको पुश कर रहे हैं, जो फोर्स चाहिए वो 3 टाइम ज्यादा है उस फोर्स के जो सिर्फ इसको प्रिवेंशन के लिए लग रही है। तो पहले एफबीडी बना लो। किसी ब्लॉक की, इस ब्लॉक के बेटा वर्टिकल कंपोनेंट्स लिखो। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा? mg sin थीटा, और एक फ्रिक्शन होगा यहाँ पे डायरेक्ट, कितना लग रहा होगा? म्यू mg cos थीटा। सिंपल सी बात है, यही लगेगा ना फ्रिक्शन, नॉर्मल के बराबर। तो यहाँ पर नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होता है इस केस में। ये एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा, कितना? 45 डिग्री, राइट? अब देखो इस फोर्स में बेटा ये बताओ कि मुझे इस ब्लॉक को नीचे गिरने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ रहा है जिसे ये बोल रहे हैं प्रिवेंशन फोर्स। पहले ये बताओ कि ये ब्लॉक नीचे कब आ सकता है? किस केस में ये ब्लॉक नीचे आ सकता है? जब mg sin थीटा क्या हो? म्यू mg ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। से ज्यादा हो, तभी ये फोर्स, जब ये ब्लॉक तुम्हारा मूव कर सकता है। अब मुझे इसको नीचे आने से, स्लाइडिंग से रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। और ये फोर्स मैं कितनी लगाऊंगी? मान लो mg sin थीटा 5 न्यूटन है, म्यू mg sin थीटा 3 न्यूटन है, तो तुम्हें सॉरी हाँ, तो अब तुम्हें ये ब्लॉक को रोकना है ना? तो कितनी फोर्स लगाओगे रोकने के लिए? भाई इन दोनों का डिफरेंस, mg sin थीटा और म्यू mg sin थीटा का डिफरेंस लगाओगे। तो प्रिवेंशन के लिए तुम्हारी जो फोर्स F1 होगी वो कितनी होगी? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। म्यू mg cos थीटा। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है? हमें इस ब्लॉक को क्या करना है? सेकंड केस क्या बोल रहा है? हमें इस ब्लॉक को पुश करना है। ठीक है, सेकंड केस में पुश करना है। अब देखो बेटा, पुश करना है, इसका मतलब इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ है मूव कराने की? मूव करने की टेंडेंसी कहाँ है? हाँ, मतलब हम इस ब्लॉक को ऊपर एक्सीलरेट कराना चाहते हैं, यानी रिलेटिव मोशन इस ब्लॉक का ऊपर है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस केस में? सेकंड केस में, सेकंड केस में फ्रिक्शन लग जाएगा बेटा इसी के साथ, म्यू mg cos थीटा यहाँ लगेगा। तो इसका मतलब जो तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए लगाओगे F2। तो F2 यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, यानी इन दोनों को साथ में लेके चलोगे अब तुम। तभी तो कहते हैं कि जब ऊपर सीढ़ियां चलते हो तो ज्यादा फोर्स लगता है, मतलब किसी भी चीज को, जैसे किसी भी चीज को ऐसे लेके जाते हो, जब वो फर्श के साथ साथ टच करते हुए जाती है, कांटेक्ट में जाती है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी और वेट दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें दोनों फोर्स को
बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि वो F1 किसके बराबर, F2 किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ F1 के। ठीक है, ये रहा। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप इज इंक्लाइंड प्लेन इज 3 टाइम्स दैट द प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन का हमने अभी निकाला mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और पुशअप वाला फोर्स इन दोनों को बैलेंस करेगा, यानी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos। ठीक है, अब कर देना इनको इक्वेट 3 टाइम्स, इस इक्वेशन को इसके 3 टाइम्स रख दो। करो, कर लोगे? हम्म, बोलो बोलो, पूरा सॉल्व करें क्या? नाइनटीन कौन सा है? नैतिक बता तो दिया 19, दोबारा बताऊं क्या? आदर्श 19 दोबारा बताना है क्या? नो मैम, नो या यस? नो मैम, हो गया। 20 हो जाएगा? मैम डाउट है। चलो कर लेते हैं। mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा should be equals to 3 times of mg sin थीटा माइनस 3 म्यू mg cos थीटा। यही है, निकालना क्या है पहले ये तो देख लें। डिफाइन 10 म्यू, if we define normal equals to 10 mu, find the n, the mu निकालना है डायरेक्टली, यही कह रहा है ना, म्यू की वैल्यू चाहिए। तो देखो m तो यहाँ से सबसे रिमूव कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ से g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा इक्वल्स टू 3g sin थीटा माइनस 3 म्यू g cos थीटा। साइन साइन एक साथ ले लो, म्यू म्यू एक साथ ले लो, ये माइनस 2g sin थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस 4 म्यू जी cos थीटा, माइनस 4 म्यू जी cos थीटा। 2 से ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 हो गया, यानी g sin थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू जी cos थीटा। g से g भी कैंसिल कर सकते हैं भाई, g भी कॉमन है, तो क्या आया, sin थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू cos थीटा। तो tan थीटा 45 है। हाँ, tan थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू। tan 45 कितना आ गया, 1/√2। ये आया है क्या म्यू की वैल्यू? कौन आता है? 1 होगा 1045। 1 होगा 40। tan 45 इज 1, तो ये 1/2 इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा है नॉर्मल जो है 10 म्यू है, तो 10 हो गया, अब म्यू की वैल्यू रख दो 1/2, तो आंसर नॉर्मल आ गया 5। सही है, एक यही था थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। 21वां हो गया था। 21वां देखो थ्रस्ट का क्वेश्चन है ना, थ्रस्ट कितनी होती है, हाँ थ्रस्ट का सवाल है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर कोई भी रॉकेट ऊपर जाना चाहता है ना, अपना ये रॉकेट है, ये ऊपर जाना चाहता है, यहाँ पर से क्या निकल रही है, उसके गैसेस निकल रही है। गैसेस की वेलोसिटी कितनी दी हुई है भाई, 1000 मीटर पर सेकेंड, यही दी हुई है शायद, ठीक है 1000 मीटर पर सेकेंड, ये एग्जॉस्ट गैसेस है। अब रॉकेट का वेट भी है भाई जो mg है। अब देखो ऊपर लगती है थ्रस्ट, वो थ्रस्ट किसको उठा के लेके जाती है, रॉकेट के मास को, है ना। रॉकेट के मास जो भी तुम्हारा mg जो दिया हुआ है 6000 किलोग्राम, उसको उठाने के लिए तुम्हें थ्रस्ट चाहिए। तो थ्रस्ट किसके बराबर होगी, mg के बराबर। भाई थ्रस्ट को mg के बराबर करना पड़ेगा ना, इसके बराबर तो होनी चाहिए। थ्रस्ट का फॉर्मूला कितना होता है तुम्हारे पास, बोलो,
नैतिक बताएगा। नैतिक थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अरे बताओ भाई, हमारी थ्रस्ट किसके बराबर होनी चाहिए? mg के बराबर होनी चाहिए, तभी तो उठा के ले जाएगा। और अभी ये किस केस में है? अभी तुम्हारा रॉकेट उड़ा नहीं है ना, अभी तो रॉकेट ने उड़ान भरी नहीं है। जरा देखो, इस सेट फॉर फायरिंग है, यानी अभी एक्सीलरेशन है इस रॉकेट के पास, अभी एक्सीलरेशन 0 है, अभी उड़ा ही नहीं है रॉकेट। तो मतलब तुम्हारी जो एफ थ्रस्ट फोर्स है वो सीधा सीधा वेट के बराबर है। तो कितने के बराबर है? थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू mg। अब बेटा थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा बताओ? थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यानी तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ एस्केप गैसेस मल्टीप्लाई बाय जिस रेट से तुम्हारा मास जो है सप्लाई वो क्या हो रही है? यूज हो रही है। तो डीएम डीवी बाय dt, ठीक है, dm बाय dt, और ये तुम्हारा क्या है? mg। अब मान लो एक्सीलरेशन भी होती रॉकेट के पास, अगर रॉकेट उड़ना स्टार्ट कर देता एक्सीलरेशन के साथ, तब क्या हो जाती है थ्रस्ट की वैल्यू, वेट की वैल्यू बताओ? v dm बाय dt किसके बराबर हो जाती है? मास किसके बराबर हो जाता? g प्लस a के बराबर, अगर रॉकेट का क्या करना स्टार्ट कर देता? उड़ना स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। वेलोसिटी गिवन है, मास का रेट ऑफ चेंज निकालना है कि कितने से तुम्हारा जो वेट है, जो तुम्हारा ईंधन है, फ्यूल है, वो कितने से क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से वो निकाल लोगे वेट dm बाय dt थ्रस्ट के फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला होता है थ्रस्ट का, वेलोसिटी ऑफ एस्केप गैसेस मल्टीप्लाई बाय dm बाय dt। मास किस चीज का है कि कितनी रेट से तुम्हारी ये जो गैसेस हैं ये बाहर आ रही है, यानी जितना तुम्हारा जो फ्यूल है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो कितनी केजीज गैस बाहर आएंगी उसका मास dm बाय dt। ठीक है, निकालो कितना आ रहा है भाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालो। 60। मैम 60। हाँ देखो, वेलोसिटी की वैल्यू 1000, थ्रस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी द रेट ऑफ एस्केप गैसेस विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द रॉकेट पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दी हुई है 1000, dm बाई dt निकालना है, वेट दिया हुआ है 6000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितने पे कट गया भाई? 6 पे कट गया, तो dm बाई dt कितना आ गया? 60 kg। ठीक है, 60 kg पर सेकेंड, 60 आंसर हो जाएगा। 22वां हो गया था क्या? देखो 22 देखो क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg का है और 2 kg का है, दोनों रखे हुए हैं एक स्मूथ सरफेस पे, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब तुम्हारे जो सरफेस है वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर फ्रिक्शन 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में तो फ्रिक्शन है। इफ ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 1 kg, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है 3 न्यूटन का, पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो निकालो। तो मैंने तुम्हें बताया है कि हम ए मैक्स निकाल सकते हैं इन केसेस में, कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी होगी कि दोनों ब्लॉक कैसे मूव करें, साथ में मूव करें। तो साथ में मूव करने के लिए ए मैक्सिमम कितना होना चाहिए? म्यू ऊपर वाला मास अपॉन नीचे वाला मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है। म्यू की वैल्यू 0.5 है, ऊपर वाला मास 1, नीचे वाला मास 2 इंटू 10। कितना आया एक्सीलरेशन? देखो कितना आया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारी एक्सीलरेशन आई है जो मैक्सिमम होनी चाहिए जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। लेकिन एक्चुअल एक्सीलरेशन कितनी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? कितना है भाई? एक्सटर्नल फोर्स 3 न्यूटन, टोटल मास 3 तो कितना आ गया एक्सीलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ए मैक्स ज्यादा है, मतलब दोनों ब्लॉक कैसे मूव करना चाहेंगे? दोनों ब्लॉक कैसे मूव करना चाहेंगे?
साथ में मूव करना चाहेंगे। मैंने यही तो बताया था कि बेटा ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है जब तक तुम्हारे ब्लॉक दोनों साथ में मूव करेंगे सेम एक्सीलरेशन के साथ। तो दोनों सेम कितनी एक्सीलरेशन के साथ मूव करेंगे बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों ब्लॉक। ये तुम्हारी एक्चुअल एक्सीलरेशन है। मान लो अगर एक्चुअल एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा आती, 3 आ जाती, तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक कैसे मूव करते? दोनों ब्लॉक कैसे मूव करते? अलग अलग। दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करते। बट यहाँ पर तुम्हारे लिए और सवाल इजी हो गया। तो इसका मतलब बोथ तुम्हें लिखना होगा, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। टुगेदर मूव करेंगे। दोनों का एक्सीलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो 1 kg वाले पे एफबीडी बना दो। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, और कितने से मूव कर रहा है भाई ये? 1 मीटर पर सेकेंड से। तो लिखो, लगाओ F माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 1 ही है इसकी। फोर्स कितना है? 3 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 1। तो फ्रिक्शन कितना आ गया भाई? 2 न्यूटन। तो आ गया। सिर्फ 2 kg से भी निकाल सकते थे, क्योंकि 2 kg पे लगने वाला सिंगल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ma के। मास कितना है 2 kg का? 2। एक्सीलरेशन कितनी है? 1। तो कितना आ गया? 2 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? हाँ आदर्श कर सकते हैं। 1 क्यों नहीं आया? 22। 1 क्यों नहीं आया 22 में? 1 क्यों नहीं आया मतलब? हम लग गया पता, मैंने वो जो आपने सेकंड में लगाया ना 2 into 1, वो मैंने फर्स्ट में कर दिया था। हाँ वो भी कर, वो फर्स्ट में नहीं करना। तब गलत हो गया मैम, तब 1 कर दिया था। देखो ये तो कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से करवाया है। डबल डू बॉडी प्रॉब्लम्स, तो ये तो मतलब वो वाले क्वेश्चन है जो एकदम आते हैं ना एकदम सीधा का सीधा उठ के। ये तो इसमें तो कभी गलती करनी नहीं। 22 वाला ये तो रट लो। अगर ऊपर वाले ब्लॉक में फोर्स लगेगा तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये है। अगर नीचे वाले में लगता है तो क्या है फॉर्मूला मैक्सिमम एक्सीलरेशन का? म्यू जी। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन वहां से निकालेंगे म्यू जी से। एक्चुअल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो वही है, नेट फोर्स जो आपको दिया होगा अपॉन में टोटल वेट, सॉरी टोटल मास। ये क्वेश्चन किस किस का सही हुआ है? बस ये बताओ किस किस का सही हुआ है? राहुल का, वेरी गुड। और मैम अगर एक्सीलरेशन 2.5 से ज्यादा होता तो अलग अलग मतलब क्यों होता? हाँ फिर ये अलग अलग मूव करते दोनों, क्योंकि मैम क्यों? साथ में करेंगे ना? अभी तो साथ में करेंगे, दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं ना, एक एक से। नहीं मैम, अगर 3 आ जाता तो क्या? हाँ अगर एक्चुअल एक्सीलरेशन अलग आ जाती, मतलब 2.5 से ज्यादा 3 आ जाती, तो दोनों अलग अलग मूव करते, फिर दोनों की अलग अलग एक्सीलरेशन निकाली जाती। 3 तक तो सेम करेगा ना शायद। हाँ क्या कह रहे हो? मैम 3 तक तो सेम एक्सीलरेशन से मूव करेगा ना शायद। 2.5 तक ए मैक्सिमम 2.5 आई है ना, तो 2.5 तक सेम मूव करेगा। उससे ज्यादा होते ही अलग अलग मूव करने लगेंगे। ओके मैम। ओके मैम। फिर हाँ फिर अब सुनो, फिर उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती? फिर तुम्हें पता चल जाता कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू ए मैक्स। भाई ये ए मैक्स, देखो फ्रिक्शन भी तो यही फॉर्मूला है। फ्रिक्शन के लिए ये नहीं लगा सकते क्या? मास इंटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी है बताओ? 2.5 है ना, 2.5 होगी मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो फ्रिक्शन किस किस के बीच में है? 1 और 2 kg के बीच में है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू बताओ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो यहां से। चलो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, देखो जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है ना, वो क्लास में फ्रिक्शन वाला तो एक बार देख ही लेना जरूर, ठीक है। उसमें बताया है कि 2.5 से ज्यादा हो जाएगी, 2.5 से कम होएगी, तो कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। अभी तो समय नहीं है बेटा, एक बार फ्रिक्शन वाला लेक्चर तो जरूर देख लेना। 23वां क्वेश्चन देखो, ये कर लिया था 23वां। 23 मैम बट इसमें डाउट था एक। देखो 23 का 25 वाले में, मैम 23 में। हाँ
देखो क्या कह रहा है कि एक एंड तो फ्री है, एक एंड को हमने बांध दिया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम टेंशन कितनी होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम टेंशन 360 है जो ये बियर कर सकती है। मतलब इस रोप की जो टेंशन है वो 360 से ज्यादा हुई तो रस्सी क्रैक टूट जाएगी। व्हाट विल बी द मिनिमम सेफ एक्सीलरेशन कैन ए मंकी मूव डाउन इन द रोप। तो मंकी जब नीचे उतरेगा तो मैक्सिमम कितनी, मिनिमम कितनी एक्सीलरेशन रखे। तो देखो मंकी यहाँ से नीचे डाउन कर रहा है, यानी एक्सीलरेशन कहां पर है, नीचे। अपॉन में क्या लग रहा है, mg, ऊपर लग रहा है टेंशन। तो बेटा टेंशन किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, mg माइनस ma। टेंशन ये हो गया, और ये टेंशन तुम्हें गिवन है ऑलरेडी कितनी, 360 न्यूटन। मंकी का वेट कितना है, 60, 600 माइनस 60a, तो कितना हो जाएगा भाई ये, 600 माइनस 360 अपॉन 60 इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। 4 कितना दिया हुआ है, 4 अरे आंसर चेक करो ना, मैंने ऊपर नहीं कर रखा कितना हो रही है ना। हाँ, तो एक्सीलरेशन कितनी होनी चाहिए भाई, 4 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या नहीं हुआ, ये तो ठीक था क्वेश्चन, है ना। मैं क्वेश्चन तो कर दिया था, बट वो वाला जो था ना, मूव डाउन द रोड में, वो नहीं पढ़ा था मैंने ध्यान से। मैं उस कंफ्यूजन में था कि m प्लस ए होगा या m माइनस ए होगा। नहीं नहीं, नीचे आ रहा है तो तुम्हें पता है, लिफ्ट नीचे आती है तो mg माइनस m में, ऊपर जाती है तो ऑन द रोड हाँ, से मैंने पढ़ा नहीं था ना मैं, बट आंसर सही लगाया था। हाँ अगर ऊपर चढ़ता तो ये टेंशन फिर हो जाती है mg प्लस m में, अगर इस बंदर को ऊपर चढ़ा देते तो mg प्लस m में हो जाती। अब देखो 24 वाला तो तुमने करा ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, सर्कुलर टर्न वाला। बट ये मैं कभी फ्री टाइम लगेगा तो मैं ये करा दूंगी। लेकिन 24 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा किसी ने 24? हाँ मैम ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाएगा। हाँ 25 तो डायरेक्ट हो जाएगा, पर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो कैसे करेगा। फ्रेंड्स 24वां हो गया था। यस मैम। हो गया था, वाओ वेरी गुड। देखो बढ़िया है, अगर जिसने 24 कर दिया वेल डन। जिसका नहीं हुआ वो एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लो क्या कह रहा है। देखो ब्लॉक मास m है, चुपचाप बैठा हुआ है 2m के ऊपर, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 है, ठीक है, म्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि ग्राउंड के बीच में और इस बड़े वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रखें, सो दैट जो ये वेज है ये मूव ना करे, है ना, ये वेज मूव नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनका एफबीडी बनाना पड़ेगा बेटा। जैसे स्मॉल m का बनाओगे, देखो ये क्वेश्चन देख लो, ये स्मॉल मास है m, ये स्मॉल m मास इस 2m पे क्या लगाएगा, एक क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा 2m इस पे। यस मैम। यस यस हाँ क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कितनी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो डायग्राम में यही सीख लो। देखो इस तरीके से होगा, ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल को यहाँ पर कोई फोर्स बैलेंस करेगा, तुम्हारा mg cos थीटा, सही है, स्मॉल mg cos थीटा। ये अपना अपना बैलेंस इस पे लगा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg cos थीटा, एक ही फोर्स लग रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है mg, ठीक है। mg cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, mg बाय √2, क्योंकि 45 डिग्री दिया हुआ है। अब एक बार बड़े वाला जो ब्लॉक है इसके फोर्स लगाते हैं, ठीक है। बड़े वाले ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा होगा, देखो ये तुम्हारा लार्ज ब्लॉक है 2m वाला, इस पर बेटा क्या लग रहा होगा, इस पर भी क्या लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो अभी ये लगा रहा था mg बाय √2 वाला, देखो कैपिटल वाले पे। ये मान लो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इस पर तुम्हारा m2 ने स्मॉल m वाला फोर्स लगा रहा था ना, ये वाला स्मॉल m जो यहाँ बैठा है, ये इस पर mg लगा रहा है ना, ये वाला mg √2, यहाँ पर देखो mg cos थीटा, ये वाला ब्लॉक, दिस नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर इस पे लग रही है एक नॉर्मल फोर्स विच इज mg √2, क्लियर है।
mg√2 लग रही है। और कौन सी फोर्स लग रही है इस पे? 2m पे। डाउनवर्ड्स में क्या लग रहा होगा? mg। इसका मास कितना है? 2m, तो 2mg फोर्स नीचे लग रही होगी, सही है। यस मैम। अब देखो बेटा, इस mg/√2 के कंपोनेंट देखो, यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। mg/√2 का एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल में आएगा x में, ठीक है, वो कितना होगा? mg/√2 cos 45 डिग्री, और एक जो होगा वो वेट के साथ लगेगा विच इज प्लस mg/√2 cos 45 sin 45 डिग्री। अब देखो ये 2mg प्लस साइन 45 डिग्री, तो ये कौन, इसको कौन बैलेंस कर ले जाएगा? तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल। जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा इस बड़े वाले ब्लॉक पे, वेज पे, है ना, जो ग्राउंड जो है इस वेज पे लगाएगा ऊपर की तरफ, सही है। नॉर्मल फोर्स 2mg प्लस mg साइन 45 डिग्री, ये इसको बैलेंस कर लेंगे। अब देखो जो म्यू यहाँ लगेगा बेटा, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगेगा? किसको बैलेंस करेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स को, जो इसका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, mg/√2 cos 45 डिग्री, उसको ही तो बैलेंस करेगा। तो यहां से लिख सकते हो तुम कि फ्रिक्शन जो है वो किसको बैलेंस करना चाहिए? इसके एक्स डायरेक्शन के फोर्स को, जो है तुम्हारा mg/√2 cos 45। इस तरीके से फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू mg/cos 45 कितना होता है देख लेना, 1 होता है ना, नहीं 1/, तो ये mg/2 हो गया। अब नॉर्मल कितना हो जाएगा? देखो नॉर्मल हो जाएगा बेटा 2mg प्लस mg/√2 और साइन 45, तो ये भी mg/2 हो जाएगा इक्वल्स टू mg/2। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा? करो, सॉल्व कर लो इसको, म्यू निकालना है। ये हो जाएगा 5mg इक्वल्स टू 2 2 जा 4 प्लस 5mg इक्वल्स टू mg, यही हो गया म्यू की वैल्यू। mg से mg कट गया, म्यू कितना आ गया? 1/5। यस मैम। और 1/5 कितना होता है? 0.2। 0.25 0.2। अब 10 म्यू कितना हो जाएगा? 2। हाँ 2। आंसर चेक करो कितना दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास मैम सही है। म्यू की वैल्यू आ गई 0.2। तो ये इस वाले क्वेश्चन में बस तुम्हें नॉर्मल के कंपोनेंट करने थे, जो नॉर्मल तुम्हारा स्मॉल m लगा रहा है इस वेज पे, ठीक है। बस उस नॉर्मल के कंपोनेंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा जो कि तुम्हारे इस म्यू को बैलेंस करेगा, यानी इस फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था 24, ये तुम्हें अपनी उसमें बकेट उसमें डालना चाहिए लिस्ट में कि लास्ट में करने वाला क्वेश्चन। 25 तो बेटा फॉर्मूला वेस्ट है, कितना होता है इसमें? v² इक्वल्स टू म्यू आर, ठीक है। कि अगर साइकिल मूव कर रही है एक सर्कुलर टर्न पे, तो उस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी म्यू आर जी, ये मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है। लेवलिंग ऑफ रोड के क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। इसमें 3 केस बनते हैं वैसे तो, अभी आगे आने वाले केसेस अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। 2 क्वेश्चन रह गए, जो क्वेश्चन नहीं करवाए वो क्वेश्चन करने लायक भी नहीं थे, ठीक है, उन्हें मत देखना, करने की कोशिश भी मत करना। मैम 23 में अगर मैम मंकी अपर चढ़ रहा होता तो मैम कितना मिनिमम एक्सेलरेशन होता? 23 में अगर मैम अगर मंकी अपवर्ड में रोप पे चढ़ रहा होता तो मैम कितना मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए? तब वो ऐड हो जाएंगे ना फोर्स, mg प्लस m हो जाएगा फिर। अगर चढ़ रहा होता तो ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन आएगी उससे तो कम ही होना चाहिएगा। जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, जो भी एक्सेलरेशन आएगी उससे कम फोर्स होना, वो उससे कम एक्सेलरेशन होनी चाहिए। तो मैम वो तो नेगेटिव में आ जाएगी फिर। क्यों नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्या एक्सेलरेशन की? जिसमें मैं अगर ऊपर चढ़ेगा तो ये तुम्हारा mg प्लस m में हो जाएगा। अच्छा, और इसको यहाँ पे लेके आओगे 600 माइनस 360,
एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगी। मैम -240/60 आएगा। मैम -4 आएगा। अच्छा -4 आ रहा है एक्सप्रेशन की वैल्यू, मैंने ऊपर लिया होगा डायरेक्शन। ठीक है, एक बार इसको देख लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी 3 मिनट बाद आई। बाय बाय एवरीवन। जो डाउट है वो अभी कल ले लेना, अभी Bye, तो ma'am. पेपर पूरा, तुम्हें अभी पूरा पेपर एक बार खुद से भी देखना है। ठीक है, कहीं पे क्या एरर हुई है, क्या हुआ है, ये मैं भी भेज दूंगी, हो सकता है देख लेना एक बार। ठीक है, खुद से एक बार रीड करना पूरा पेपर।